हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ फ्रॉम राजस्थान। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों डायरिया। तो बेसिकली डायरिया हमारा टॉपिक है। इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों अतिसार। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अतिसार। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको अतिसार। अब बेसिकली डायरिया है, उसकी सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, तो डायरिया बेसिकली क्या होती है कि जो इन्फेंट होते हैं उनमें उनकी मोर्टेलिटी रेट होती है, उसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन सा? डायरिया। डायरिया उसमें क्या है दोस्तों? प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, अगर डायरिया की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है बेसिकली उसमें एक तो देखो क्या है कि 24 घंटे के दौरान, ठीक है, डेफिनेशन में आपको लिखना है कि 24 घंटे के दौरान 3 या अधिक पतले दस्त लगना तथा उनकी आवृत्ति व संगठन तथा बारंबारता में आवर्ती संगठन तथा बारंबारता या फ्रीक्वेंसी में अचानक परिवर्तन आए ठीक है, तो उसे दोस्तों ये डेफिनेशन मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी डेफिनेशन तैयार की है। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों? 24 घंटे के दौरान 3 से अधिक पतले दस्त लगना तथा उनकी आवृत्ति, उनके संगठन तथा उनकी बारंबारता। आवर्ती, संगठन और बारंबारता में क्या होना दोस्तों? मतलब बारंबारता मतलब समझते हो, एक बार लग गया उसके बाद कितनी बार में लग रहा है, तो उसको कहते हैं बारंबारता। संगठन मतलब उसका किस प्रकार का है, ठोस है या लिक्विड है या फिर बहुत ज्यादा लिक्विड है, आवृत्ति उसकी कैसी है। ठीक है, तो उन सब में अचानक परिवर्तन आए, अचानक परिवर्तन आए तो उससे क्या कहते हैं दोस्तों? डायरिया कहते हैं। यानी अचानक कोई चीज हो रही है और 24 घंटे के दौरान उसमें क्या होती है, 3 से 4 बार अगर हमको 10 पतले दस्त लग रहे हैं और साथ में उसके संगठन, उसकी आवृत्ति यानी किसके? दस्त की या फिर स्टूल की जो संगठन है उसकी आवृत्ति है या फिर उसका बारंबारता है, उसमें अचानक परिवर्तन होता है, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? डायरिया कहते हैं। और डायरिया होता है दोस्तों ये इन्फेंट। डायरिया क्या होता है दोस्तों? डायरिया इन्फेंट। इन्फेंट में क्या होता है दोस्तों? इन्फेंट में मृत्यु दर का प्रमुख कारण होता है। मृत्यु दर का प्रमुख कारण होता है दोस्तों, प्रमुख कारण होता है। डायरिया क्या होता है दोस्तों? डायरिया क्या होता है दोस्तों? मृत्यु दर का, इन्फेंट में मृत्यु दर का प्रमुख कारण क्या होता है दोस्तों? डायरिया, डायरिया होता है। और 5 साल से कम के जो बच्चे होते हैं, 5 साल की उम्र से कम के जो बच्चे होते हैं उनमें मृत्यु दर किससे होती है? मुख्यतः मृत्यु दर का प्रमुख कारण कौन सा होता है? डायरिया होता है दोस्तों। ठीक है, 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु दर का सबसे ज्यादा कारण कौन सा होता है दोस्तों? डायरिया होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए जनरल नॉलेज के हिसाब से। तो डेफिनेशन आपने क्या होगी? 24 घंटे के दौरान 3 से अधिक बार पतले दस्त लगना तथा उनकी आवर्ती, संगठन तथा बारंबारता में दोस्तों अचानक परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? डायरिया कहते हैं। अब डायरिया होता है इन्फेंट में मृत्यु दर का क्या होता है दोस्तों? प्रमुख कारण होता है। 5 साल से कम जो भी डेथ होती है बच्चों की, उनमें सबसे ज्यादा जो कारण होता है वो डायरिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर इसकी कोज की बात करें दोस्तों, इसके दो कोज होते हैं। एक तो होता है दोस्तों संक्रामक, एक होता है असंक्रामक। हिंदी में पढ़ा रहा हूं दोस्तों, संक्रामक और एक होता है दोस्तों असंक्रामक। अपनी शुद्ध हिंदी की क्लास चलती है। संक्रामक होते हैं तो दोस्तों, एक होते हैं असंक्रामक। ठीक है, संक्रामक और असंक्रामक। ठीक है, संक्रामक और असंक्रामक दो प्रकार के होते हैं। संक्रामक और असंक्रामक दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संक्रमण की। तो संक्रमण में आपको पता ही होता है वायरस, बैक्टीरिया, फंगल, परजीवी, वर्म इन्फेक्शन वगैरह, कुर्मी इन्फेक्शन। ठीक है, तो जो सही याद करके होगा वो चीज नाम में लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वायरस की। तो ये हिंदी में लिखना पड़ेगा, वायरस।
ठीक है, सबसे पहले कौन सी बात करते हैं, वायरस की बात करते हैं दोस्तों। अब वायरस कौन सा होता है, वायरस इसमें प्रमुख होता है दोस्तों रोटा वायरस। कौन सा वायरस होता है दोस्तों, रोटा वायरस। ठीक है, रोटा वायरस सबसे प्रमुख होता है। उसके बाद में होता है दोस्तों एंटेरो, ENTERO, एंटेरो। ठीक है, एंटेरो वायरस और एडिनो वायरस। तीन वायरस याद कर लो आप। ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरियल। ठीक है, बैक्टीरियल की बात करें तो इसमें ई कोलाई, ई कोलाई होता है 30 to 40% केस के अंदर ई कोलाई पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में ये याद करो सीजेला, SHIGELLA, सीजेला। ठीक है, तीसरा बात करते हैं दोस्तों परजीवी, परजीवी दूसरा जीव है परजीवी, इसको इंग्लिश में कहते हैं पेरास्टेटिस। इसके अंदर सबसे पहला है दोस्तों प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। दूसरा इसमें लिख लो दोस्तों जियार्डिया लैम्बिया, जियार्डिया लैम्बिया, जियार्डिया लैम्बिया। ठीक है दोस्तों, असंक्रामक को एक बार मैं, क्योंकि ये ज्यादा है थोड़े, चौथे नंबर पे इसमें आता है दोस्तों, सॉरी चौथे नंबर पे आता है इसमें वॉर्म इन्फेक्शन या कर्मी इन्फेक्शन। कर्मी को इंग्लिश में याद, हिंदी में याद करो वॉर्म इन्फेक्शन, वॉर्म इन्फेस्टेशन। वॉर्म इन्फेस्टेशन में आ जाएगा दोस्तों, एक याद करो पिन वॉर्म, PIN, पिन याद रह जाएगा आपको, पिन WORM, पिन वॉर्म। और लास्ट का है दोस्तों फंगल, FUNGAL, फंगल। फंगल में आप एक याद करो इसमें कैंडिडा, CANDIDA, कैंडिडा। ठीक है, फंगल। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको क्या बताया, संक्रामक। तो डायरिया के अगर कोज की बात करें तो उसके दो होते हैं, संक्रामक कोज होते हैं और एक असंक्रामक कोज होते हैं दोस्तों। संक्रामक में बात करें वायरस की, तो वायरस में दोस्तों रोटा वायरस होता है, एंटेरो वायरस होता है, और कौन सा वायरस होता है, एडिनो वायरस होता है। इसमें आप इन्फ्लुएंजा वायरस भी लिख सकते हो और मिजनस वायरस भी लिख सकते हो, लेकिन आपको मैंने आपकी सुविधा के अनुसार जैसे आपको याद हो सके उसके हिसाब से लिखा है रोटा वायरस, एंटेरो वायरस और एडिनो वायरस। रोटा वायरस सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है, और एंटेरो वायरस सबसे ज्यादा कॉमन है, और एडिनो वायरस सबसे ज्यादा कॉमन है, क्योंकि आपको याद हो जाएगी एडिनो, क्योंकि एंटर ENTER एंटेरो, और एडिनो उसी तरह से एडिनो हो जाएगा, एंटेरो एडिनो और रोटा वायरस आपको याद आ जाएगा। सब दूसरी बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया दोस्तों होता है ई कोलाई। ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है दोस्तों, ये क्या होता है 30 से 45, यानी 30 से 45% कोज करता है क्या, डायरिया को। कौन सा, ई कोलाई वायरस और रोटा वायरस। रोटा वायरस और ई कोलाई बैक्टीरिया होता है ना, ये बहुत ज्यादा कोज करते हैं किसको, डायरिया को। उसके बाद होता है सीजेला, SHIGELLA, जिला, जिला, GELLA, सीजेला। सीजेला क्या होता है दोस्तों, बैक्टीरिया है, और ई कोलाई भी क्या है, बैक्टीरिया है ये। और अगला है दोस्तों तीसरा परजीवी। परजीवी की अगर बात करें तो इसका है प्रोटोजोआ, और एक होता है जियार्डिया लैम्बिया। इसमें एक याद कर सकते हो प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ याद कर लेना, या फिर जियार्डिया। जियार्डी हमारा ट्रेक होता है ना, जियार्डी ट्रेक, ठीक है, जियार्डी। तो जियार्डी लैम्बिया, जियार्डी लैम्बिया याद करो, लैम्बिया, लैम्बिया एक गाड़ी आती है साइड करके, तो जियार्डी लैम्बिया इस प्रकार से याद करो। वॉर्म इन्फेक्शन, वॉर्म इन्फेक्शन में क्या होता है दोस्तों, मैंने कहा था एक याद करो PIN, पिन। पिन तो आप याद कर सकते हो, वॉर्म का मतलब होता है कर्मी, हिंदी में क्या होता है, कर्मी। पिन, पिन इन्फेक्ट, पिन वॉर्म, उसका क्या मतलब होगा, पिन कर्मी। ठीक है, अगला दोस्तों फंगल। फंगल में एक याद करो कैंडिडा, कैंडिडा। अब ये क्या है दोस्तों, ये जो वायरस और बैक्टीरिया फंगल है, ठीक है, या परजीवी है या वॉर्म इन्फेक्शन है, इनका क्या है दोस्तों कि कोई भी अगर आपके क्वेश्चन में कोई मतलब आता है, तो उसके अंदर वायरस बैक्टीरिया फंगल कुछ भी पूछे तो आप उसमें ये चीजें लिख सकते हो, मोस्ट कॉमन यही चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, जैसे वायरस है रोटा वायरस, एंटेरो वायरस, एडिनो वायरस, बैक्टीरिया है इकोलाई, सीजेला बैक्टीरिया। ठीक है, परजीवी की बात करें तो प्रोटोजोआ और जियार्डिया लैम्बिया, और वर्म इन्फेक्शन की बात करें तो पिन इन्फेक्शन, और फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो कैंडिडा। तो ये दोस्तों हमारे होते हैं संक्रामक की बात। ये किसकी बात है दोस्तों, संक्रामक की बात है। अब बात करते हैं असंक्रामक। अब बात करते हैं दोस्तों असंक्रामक।
असंक्रामक। असंक्रामक की बात करें तो इसके अंदर 3 कारण दे रखे हैं दोस्तों। सबसे पहला दे रखा है पोषक पोषक कारक। पोषक कारक कह सकते हो या न्यूट्रिशन कारक, पोषक कारक, ठीक है, पोषक कारक। और दूसरा इसमें दोस्तों औषधि। दूसरा क्या दोस्तों? औषधि। कौन कौन सी औषधि की वजह से डायरिया हो सकता है? औषधि। और तीसरा कारण है इसमें बोतल फीडिंग। बोतल फीडिंग। तो ये 3 कारण मुख्यतः दे रखे हैं असंक्रामक में। असंक्रामक का मतलब होता है कि असंक्रामक का मतलब होता है कि इस प्रकार का जिसमें कोई संक्रमण नहीं है, यानी उसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंगल, प्रोटोजोआ और जो वर्म इन्फेक्शन होते हैं वो नहीं है इसके अंदर। बेसिकली ये किसकी वजह से बोल रहा है? न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, हम कोई ऐसी औषधि ले रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, बोतल फीडिंग की वजह से हो सकता है, इवन स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, गरीबी की वजह से हो सकता है, भूखमरी की वजह से हो सकता है, बेरोजगारी की वजह से हो सकता है, और मतलब मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती उसकी वजह से हो सकता है, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग होता है उसकी वजह से हो सकता है। तो आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो मैंने बताया आपको ये चीज क्या है, आप आराम से लिख सकते हो। इससे आपका क्या होगा, टीचर पे भी अलग प्रभाव पड़ता है कि पोषक कारक उसने से लिखे, औषधि लिखिए, बोतल फीडिंग लिखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों पोषक कारक में। तो सबसे पहला पोषक कारक क्या है दोस्तों? असंतुलित भोजन। असंतुलित संतुलित भोजन दोस्तों क्या है? असंतुलित भोजन है। दूसरे कारक की बात करें तो अधिक भोजन करना, यानी ओवर फीडिंग करना। ओवर फीडिंग करना या ओवर ईटिंग करना, ओवर ईटिंग करना, ये भी क्या है? डायरिया का कारण है। तीसरा कारण होता है दोस्तों अंडर 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 ईटिंग करना, यानी कम खाते हैं तब भी क्या होता है दोस्तों? डायरिया होने की संभावना रहती है, ठीक है। और फूड एलर्जी हो सकती है दोस्तों। फूड एलर्जी की वजह से भी क्या होता है दोस्तों? डायरिया हो सकता है। और फूड पॉइजनिंग हो सकती है तो उसकी वजह से डायरिया हो सकता है। फूड पॉइजनिंग की वजह से डायरिया हो सकता है। एक होता है दोस्तों कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, इसको कहते हो कुपोषण, हिंदी में याद करो कुपोषण, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको कोई दिक्कत है? पोषक कारकों में क्या आ रहा है दोस्तों? असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन का मतलब क्या हो रहा है कि इनबैलेंस जो डाइट होती है, जिसके अंदर प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन, प्रॉपर रूप से प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह नहीं होते हैं, तो उसके कारण भी क्या होता है? डायरिया हो सकता है। ओवर फीडिंग, ओवर फीडिंग या ओवर ईटिंग मतलब क्या होता है? अधिक खाने की वजह से भी डायरिया हो सकता है, और कम खाने की वजह से भी क्या होता है दोस्तों? डायरिया हो सकता है। फूड एलर्जी, फूड से किसी आपको कोई चीज की एलर्जी, जैसे कि किसी को गेहूं से एलर्जी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, ठीक है, आईबीएस वाले पेशेंट होते हैं उनमें एलर्जी होती है। तो बेसिकली फूड एलर्जी के कारण भी ये देखने को मिलता है बेसिकली। और फूड पॉइजनिंग होता है जैसे आपने कोई ऐसा भोजन पदार्थ खा लिया जो क्या है, उसके अंदर क्या है, वो काफी समय से क्या पड़ा है, तो उसमें क्या हो गया? इन्फेक्शन टाइप्स का हो गया, उसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण भी क्या होता है दोस्तों? डायरिया होता है। अब बात करते हैं औषधि। औषधि में दोस्तों एक होती है एंटीबायोटिक। आपने नाम सुना होगा एंटीबायोटिक, जो आप बहुत प्रेफर करते हो। तो एंटीबायोटिक क्या करती है दोस्तों? ये हमारे आंतों में उपस्थित लाभदायक जीवाणु को नष्ट करती है, जिससे हानिकारक जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एम्पीसिलिन, अमोक्सिलिन, अमोक्सिलिन, एमपी, ठीक है। बोतल फीडिंग बच्चों में होती है। बच्चों में अगर बोतल फीडिंग कराते हैं तो उसके कारण भी होती है। तो ये हमारे असंक्रामक होते हैं। यानी औषधि कौन सी होती है? तो एंटीबायोटिक औषधि आप लेते हो तो वो क्या करते हैं? आपके जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हाथों के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, उनको भी नष्ट करती है, जिसके कारण क्या होता है? इनबैलेंस की कंडीशन डेवलप होती है। इसमें कुछ अमोक्सिलिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक्स होती हैं, जिनके सेवन से क्या होता है कि डायरेक्ट प्रॉब्लम हो सकती है। बोतल फीडिंग, ठीक है। तो ये पोषक कारक, औषधि और बोतल फीडिंग, ये 3 कारक कौन से हो गए? असंक्रामक के हो गए दोस्तों, ठीक है। उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ते हैं, क्लिनिकल सिम्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें फीवर आएगा, डायरिया के अंदर फीवर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में वोमिटिंग देखने को मिलती है, वोमिटिंग। उसके बाद में स्टमक में पेन देखने को मिलता है, स्टमक पेन देखने को मिलता है। और एनोरेक्सिया और वीकनेस एंड इरिटेबिलिटी, वीकनेस एंड
इरिटेबिलिटी मतलब कमजोरी और चिड़चिड़ापन, भूख कम लगना, स्टमक यानी पेट में दर्द होना, वोमिटिंग मतलब उल्टी होना, फीवर मतलब बुखार होना। ओलिगो ओलिगूरिया ओलिगूरिया मतलब क्या होता है, यूरिन आउटपुट क्या होना दोस्तों 100 से लेकर 400 ml पर डे के हिसाब से अगर यूरिन आउटपुट होता है, या फिर पर लीटर के हिसाब से कर दो, या पर डे के हिसाब से कर दो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ओलिगोयूरिया कहते हैं। ठीक है। और सनकिन आइज, सनकिन्स आइज यानी सूरज के समान क्या होती है, झुकी हुई नजरें होती हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलन, इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन होना, इलेक्ट्रोलाइट का क्या होना दोस्तों, असंतुलन होना। और डिहाइड्रेशन, और एक लिखो तो चलो इतने ही लिख लो, डिहाइड्रेशन। मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले बात करें डायरिया की, तो डायरिया में सबसे पहले 9 सिम्टम मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहले तो सिंपल से सिम्टम, फीवर, वोमिटिंग, स्टमक पेन, एनोरेक्सिया, वीकनेस, इरिटेबिलिटी, ओलिगूरिया। ओलिगूरिया मतलब होता है 100 से लेकर 400 ml पर लीटर के हिसाब से, अगर पर डे के हिसाब से अगर यूरिन आउटपुट होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं। सनकिन आइज का मतलब क्या होता है, आंख सूरज के समान मतलब धसी हुई आंखें। इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन होना और डिहाइड्रेशन, ये क्या होता है, इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि इसके डायरिया के। दोस्तों डायरिया के क्या होते हैं, कॉमन सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स आपको हो गए। अब इसका बात करते हैं दोस्तों मैनेजमेंट की। इसके मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, सबसे पहले मैनेजमेंट में डिहाइड्रेशन के कारण को ठीक करने के लिए आईवी फ्लूइड देंगे दोस्तों, आईवी फ्लूइड लाइन क्या करेंगे दोस्तों, स्टार्ट फर्स्ट। दूसरा ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। अब ORS है बेसिकली, तो ORS क्या देंगे, इसका कुछ क्वांटिटी है दोस्तों, वो देख लो आप क्वांटिटी। इसमें होता है दोस्तों NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों 3.5 ग्राम। इसमें होता है पोटेशियम क्लोराइड, यानी पोटेशियम क्लोराइड कितना होता है दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड होता है इसमें 1.5 ग्राम। ठीक है। इसके बाद होता है सोडियम साइट्रेट, यानी सोडियम साइट्रेट की बात करें तो सोडियम साइट्रेट होता है दोस्तों इसके अंदर 2.9 ग्राम। और लास्ट में बात करते हैं ग्लूकोज की, ग्लूकोज होता है इसके अंदर दोस्तों 20 ग्राम। तो इसकी टोटल क्वांटिटी अगर बात करो तो 20 4 24 27 पॉइंट 27.9 ग्राम आता है इसकी टोटल क्वांटिटी। तो इसमें आपको याद करना है NaCl होता है 3.5 ग्राम, और पोटेशियम क्लोराइड होता है 1.5 ग्राम, और सोडियम साइट्रेट होता है दोस्तों 2.9 ग्राम, और ग्लूकोज होता है 20 ग्राम। ठीक है। तो इस प्रकार से होता है दोस्तों। और इसमें अगर बैक्टीरिया के कारण ये हुआ है तो उसके कारण हम क्या देंगे दोस्तों, एंटीबायोटिक ड्रग्स देंगे, ड्रग्स एंटीबायोटिक्स क्या देंगे दोस्तों, ड्रग्स देंगे। अगर ओलिगोयूरिक कंडीशन है तो हम क्या दे सकते हैं दोस्तों, एंटी डायरेटिक दे सकते हैं, एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स दे सकते हैं। अगर ज्यादा ही कंडीशन खराब होती है तो दोस्तों इमरजेंसी कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, इमरजेंसी कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, IVRT मतलब होता है दोस्तों इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन थेरेपी। ये भी हम देंगे, जो हमने शुरू की थी पहले उसको और ज्यादा बढ़ा देंगे।
तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, मेडिकल मैनेजमेंट होता है इसका, ठीक है। इसका डायरिया का, तो डायरिया मेडिकल मैनेजमेंट क्या आता है, स्टार्ट आईवी फ्लूइड लाइन, ओआरएस देंगे। ओआरएस में क्या क्या कंपाउंड्स होते हैं दोस्तों, NaCl होता है 3.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड होता है 1.5 ग्राम, सोडियम साइट्रेट होता है दोस्तों 2.9 ग्राम, और ग्लूकोज होता है 20 ग्राम। तो टोटल कितना क्वांटिटी होगी, 27.9 ग्राम। एंटीबायोटिक्स ड्रग्स देते हैं इसके अंदर बेसिकली, और एंटी डायरेटिक देते हैं। अगर ओलिगोरी कंडीशन है तो एंटी डायरेटिक देंगे। और इमरजेंसी कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, IVRT यानी इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन थेरेपी वगैरह उसको क्या करेंगे दोस्तों, प्रोवाइड करेंगे, और उसको प्रॉपर रूप से उसको मेंटेन करेंगे। तो ये इसकी थेरेपी मतलब बेसिकली मेडिकल मैनेजमेंट इसका होता है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में। नर्सिंग मैनेजमेंट में प्रॉपर उसकी वाइटल साइंस चेक करेंगे, उसकी जनरल हेल्थ स्टेटस का आकलन करेंगे, और सामान्यतः उसमें क्या होंगे, उसके उपचार के दौरान स्ट्रिक्ट एस्थेटिक टेक्निक का उपयोग करेंगे, ठीक है। उसके तनाव को कम करेंगे, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करेंगे, उसके अनावश्यक रूप से जो एंजाइटी उसको नहीं बढ़ाएंगे। साथ ही उसमें अगर वीकनेस कमजोरी है तो उसको प्रॉपर रूप से बेड रेस्ट देंगे, और कूल कंफर्टेबल तथा वेलेंटेड क्या देंगे दोस्तों, इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही उसकी उसके जो फैमिली वाले जो बहुत सारी गैदरिंग हो जाती है उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। साथ ही उसको प्रॉपर रूप से रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर उसमें किसी भी प्रकार की एबनॉर्मल कंडीशन होती है तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करेंगे, और साथ में उसका उपचार है वो डॉक्टर द्वारा स्टार्ट उपचार है वो प्रॉपर रूप से चालू करेंगे, और उसका मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। और उसके हर 2 घंटे उसके वाइटल साइंस है प्रॉपर रूप से चेक करते रहेंगे। तो इसका क्या होता है दोस्तों, नर्सिंग मैनेजमेंट होता है, जो आप अपने आप से अच्छी तरीके से लिख सकते हो। तो बेसिकली ये था हमारा आज का टॉपिक दोस्तों, डायरिया। आई होप आपको डायरिया समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो भी आप इस वीडियो को बार बार देखिए, और आपको जरूर ये समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ है नहीं वैसे, ठीक है। तो उसमें ओआरएस के जो कंपाउंड्स है वो NaCl होता है 3.5 ग्राम, KCl होता है यानी पोटेशियम क्लोराइड होता है 1.5 ग्राम, सोडियम साइट्रेट होता है दोस्तों 2.9 ग्राम, और ग्लूकोज होता है 20 ग्राम। तो टोटल कितनी क्वांटिटी होगी, 27.9 ग्राम। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।